हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। जैसा कि मैंने कहा था, इस वीकेंड दो वीडियोस आएंगी अपने क्रैश कोर्स की, जो अपना स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स है उसकी दो वीडियोस आएंगी। तो पहला वीडियो आ चुका है, आप देख रहे हैं इस वीडियो को, जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। मुझे पता है कि 90% लोगों को इसी एपिसोड का, यहीं से ही जो अपनी एक आगे कोर्स बढ़ेगा उसका इंतज़ार है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं। देखो, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, किसी को सही नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा। अगर आप अभी शुरू कर रहे हो बिल्कुल, तो आपको फीचर एंड ऑप्शन से थोड़ा सा यहाँ पे दूर रहना चाहिए, जितनी मेरी मैं समझ रखता हूँ। क्योंकि मैंने जो मिस्टेक्स करी हैं शुरुआत में, बड़ी कैपिटल लाकर एग्रेसिव ट्रेडिंग कर कर, वो मैं नहीं चाहता कि कोई और करे, अपना कैपिटल डिप्लॉय करके यहाँ पे गवाए। तो मैं ये एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखो, रिस्की है, लेकिन यस एट द सेम टाइम रिवॉर्डिंग है अगर आप सीख कर करो। तो इस क्रैश कोर्स में बेसिकली जो आगे के इस एपिसोड को इंक्लूड करके दो तीन एपिसोड अपने पूरे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर ही रहने वाले हैं। उसमें मैं वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा जो मुझे शुरू में जल्दी सीख जाना चाहिए थी। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब भी कोई स्टार्ट करता है ना फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो लोग ये समझते हैं कि ये वाला ऑप्शन खरीद लो, जीरो हीरो हो गया। 10 रुपये का ऑप्शन खरीदा, 100 रुपये पहुंच गया। 50 रुपये का ऑप्शन खरीदा, 500 रुपये हो गया। एक्सपायरी पे गामा ब्लास्ट हो गया, एक्सपायरी पे जीरो हीरो ट्रेड हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऑप्शंस ऐसे वर्क नहीं करते। एक दिन वर्क कर सकते हैं, 2 दिन वर्क कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वो एक दिन 2 दिन कब आएंगे। हो सकता है वो आप 1 साल तक लगातार लॉस करो डेली, तब आपका 1-2 दिन वो आए। तो उसका कोई यूज़ नहीं है, आप लंबे समय तक सस्टेनेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। वो अलग चीज़ होती है कि गामा ब्लास्ट यूज़ कर लिया, जीरो हीरो स्ट्रेटेजी यूज़ कर ली जब आपका प्रॉफिट है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। वो हम आगे कोर्स में सीखेंगे जब साइकोलॉजिकल पार्ट आएगा, लेकिन ये बेसिक्स हैं। तो इस चीज़ में आपको क्या समझ कर रखना है, इस चीज़ में आप सीख रहे हो कि किस तरीके से सस्टेनेबली आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर सकते हो, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी तक भी किसी ने कोर्स नहीं देखा है, सबसे पहले चले जाओ प्लेलिस्ट सेक्शन में, आई बटन पे मैं लिंक कर दूंगा, नहीं तो प्लेलिस्ट सेक्शन पे डायरेक्ट चले जाओ। यहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, 6 एपिसोड्स अपने हो चुके हैं। तो एक रिक्वेस्ट मेरी हमेशा की तरह रहेगी कि प्रीवियस पार्ट्स को देखकर आओ, डायरेक्ट इस पार्ट पर जंप मत करो, क्योंकि उससे आपका ही बेनिफिट है। आपको लाइन बाय लाइन प्रोसेस में पता चलेगा कि अब क्या करना है, आप किस तरीके से हमको सीखना है। अगर आप बीच में डायरेक्ट इस पार्ट पे कूद गए हो, तो फिर मेरी एक थोड़ा सा सुझाव यही रहेगा कि आप एक बार सारे पार्ट्स देखो, आपको सिक्वेंशियल वे में समझ में आएगा कि यस मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है थ्रू आउट द कोर्स। क्योंकि ना तो कोर्स कहीं भगा जा रहा है, यूट्यूब पे हमेशा अपलोड रह गए, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, प्रीमियम लेवल का कोर्स है। जो मैंने पेड पैसे देकर सीखा, 40-40-50-50 हज़ार रुपये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से सीखा है, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। क्यों? जिससे कुछ लोगों का हेल्प हो सके, कुछ लोगों को मदद मिल सके, इसलिए। सो मेक श्योर कि यहाँ पे आप अपने उस पर रिलाई करो, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सीखो। एक रिक्वेस्ट दोबारा कर रहा हूँ कि यार, वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर कर देना। जैसा कि मैं इस कोर्स के स्टार्टिंग में डे 1 पे ही कहा था कि मैं बार बार नहीं कहूँगा कि कोर्स को लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। इसमें मैं सोचूंगा कि टाइम किस तरीके से बचाना है, प्लस बेटर से बेटर आपको सारा कॉन्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो लाइक नहीं करा है, लाइक कर देना, बार बार नहीं कहूँगा वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अब तक, सब्सक्राइब कर दो, ऑल वाला बटन दबा लेना, क्योंकि डेली बेसिस पे प्रोडक्शन वीडियोस भी आती रहती हैं। सारी अपडेट्स, सारी नॉलेजेबल चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना, तो फिर किसी चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ कि मैं वो कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ जो पूरे इंटरनेट पे वो नहीं करता। जेन्युइन कंटेंट। आप किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे ट्रेडर को फॉलो कर रहे हो, एक जेन्युइन ट्रेडर को फॉलो कर रहे हो, एक अच्छे कैपिटल जिसने डिप्लॉय करा हुआ है मार्केट्स में, जो बहुत 13 ईयर्स से हुए मार्केट में, उसको फॉलो कर रहे हो। टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं करा है, उसे पता है कि जिसने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है, डेली मार्केट जिस पे चलती रहती है, अपनी लाइव प्रॉपर एनालिसिस चलती रहती है मार्केट्स की, प्लस सारी गाइडेंस चलती रहती है, उसे पता है, जो डेली बेसिस पे देख रहा है। लेकिन जो सीख रहा है इस कोर्स के थ्रू, उसे थोड़ा सा बताना था, बता दिया। अब इस कोर्स में हम कहाँ तक स्टैंड कर चुके हैं, कहाँ तक बढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने रोड मैप जाना, फिर जाना कि फाइनेंशियल मार्केट वर्क किस तरीके से करते हैं, फिर ये जाना कि कितने तरह के मार्केट होते हैं और कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं। वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि क्रिप्टो की जिस तरीके से हाइप बनी हुई है, वो पार्ट लाना ज़रूरी था। फिर हमने सीखा कि डीमेट अकाउंट कौन सा बेटर है, कौन सा डीमेट अकाउंट अच्छा है, किस तरीके से डीमेट अकाउंट खोलना चाहिए। फिर हमने ये देखा कि सेगमेंट्स कौन से होते हैं एक्चुअली मार्केट में ट्रेड करने के, कितने सेगमेंट्स से आप ट्रेड कर सकते हो। वो कहीं ना कहीं आज की वीडियो रिलेट कर पाएंगे जिसने एपिसोड 5 देखा है, एपिसोड 5 से जो देखता हुआ आ रहा है। फिर एपिसोड 6 में हमने देखा कि कितने तरह की ट्रेडिंग होती है, कितने तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी। आज अपना फाइनली एपिसोड 7 है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। हो सकता है ये पार्ट 1 हो, इसका आगे एक और दूसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट है, लेकिन येस, ये जो 3-4 पार्ट रहेंगे, 2-3 पार्ट्स रहेंगे, 2-3 वीडियोज़ रहेंगी, बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं कि बेसिकली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता क्या है, क्यों इसकी हाइप बनी हुई है, करना ही क्यों ज़रूरी है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, और क्या इसकी नीड आई, कितना ये हेल्पफुल हो सकता है, कितना ये रिलायबल है, कितना रिस्की हो सकता है, ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है, वीडियो को लाइक करा हुआ है, पेशेंटली वीडियो को पूरा देखो, ठीक है।
बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्यूचर क्या होता है। तो एक एक करके समझेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर में आप क्या करते हो, सिंपल सी किसी की भी फ्यूचर प्राइस डिसाइड करते हो, किसी की फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट करते हो। ठीक है, फ्यूचर्स का मतलब ये होता है कि फ्यूचर प्राइस को यहाँ पे बताना, फ्यूचर प्राइस का एस्टिमेट लगा के बाइंग या सेलिंग करना। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है फ्यूचर्स। अब सबसे पहले फ्यूचर के बारे में समझते हैं कि फ्यूचर एक्चुअली यूज़ क्या है फ्यूचर का। तो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो आपके ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले मैं देखो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके सामने। रिलायंस का स्टॉक है जो कि अभी 1500 रुपये चल रहा है। ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल हम पूरी इस वीडियो में लेंगे और पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे, पूरी तरीके से यूज़ करेंगे पूरी वीडियो में इसी एग्जाम्पल को। तो इस एग्जाम्पल से रिलेट करके अगर आप सीखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि फ्यूचर प्राइस की नीड ही क्या है। हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, हमने तो लास्ट वीडियो में भाई ये देखा था कि आपने नॉर्मल सा रिलायंस का शेयर एक शेयर बाय करा आपने, फिर जब उसका भाव बढ़ गया या फिर भाव कैसा भी हो, आपने प्रॉफिट में बेचा, लॉस में बेचा, कैसे भी करके आपने बेच दिया। आपने 100 शेयर बाय करे, आपने 100 शेयर बेच दिए। आपने 500 शेयर खरीदे, आपने 500 शेयर बेच दिए। तो बस फिर इसका यूज़ क्या है, फिर इसका यूज़ क्या हुआ कि फ्यूचर्स में को ट्रेड करना है, फ्यूचर्स में मेरे को बाइंग करनी है, फ्यूचर्स में सेलिंग करनी है। इसका क्या बेनिफिट हुआ, देखो इसके 2 से 3 बेनिफिट जितना मैं समझता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स कौन से लगे इसके। सबसे पहला बेनिफिट इसका है लेवरेज। लेवरेज क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। लेवरेज मतलब होता है कि आपको लोन पे आपको एक तरीके से एक एक्स्ट्रा अमाउंट ब्रोकर प्रोवाइड कराता है। उस अमाउंट से आप क्या करते हो, ट्रेड करते हो। आपका प्रॉफिट होगा तो भी उस एक्स्ट्रा अमाउंट के डिपेंड पे ही होगा, लॉस होगा तब भी आपकी जो अमाउंट की डिपेंडेंसी होगी वो एक्स्ट्रा वाले अमाउंट पे होगी। ठीक है, तो एक तरीके से आप समझ सकते हो लोन, लोन लिख देता हूँ, या फिर एक एक्स्ट्रा अमाउंट जो कि कौन पे करता है, जो कि आपका ब्रोकर पे करता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या है कि कौन से स्टॉक्स हैं जो एफएनओ में, क्या सारे स्टॉक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन है? नो, द आंसर इज नो। मेनली जो कौन से स्टॉक्स हैं, 223 स्टॉक्स हैं, 223 स्टॉक्स जितना मैंने अभी तक डेटा को पढ़ा है, 223 स्टॉक्स हैं वो एफ एंड ओ में अवेलेबल हैं। ये चेंजेबल अमाउंट, ये चेंजेबल नंबर है, पहले बता रहा हूँ, ये हर बार चेंज होता रहता है। कुछ स्टॉक्स एफ एन ओ में आते हैं, कुछ स्टॉक्स एफ एन ओ से बाहर जाते हैं, ये हमेशा चेंज होता रहता है। तो टाइम टू टाइम से भी जब भी चेंज करती रहती है तब तब आपको अपडेट्स मिल जाती है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, पहली बात तो ये होगा कि सारे स्टॉक्स में अवेलेबल नहीं होता है। मैं कहूँ कौन से स्टॉक्स में अवेलेबल है, तो ऑलमोस्ट टॉप 200 कंपनीज जो हैं इंडिया की, उन सब में अवेलेबल होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ऑलमोस्ट सब में, ऑलमोस्ट लिख रहा हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ, सब में नहीं, ऑलमोस्ट 200 कंपनीज जो हैं उनमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहला सबसे पहला एडवांटेज क्या हो गया, लेवरेज का, कि लेवरेज की जरूरत पड़ी तब हमने यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को यूज़ करा। लेवरेज मतलब क्या, आपको सबसे पहले डायरेक्ट लेके चलता हूँ अपने ब्रोकर पे, फिर समझ में आएगा कि लेवरेज का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो कोई ऐड वगैरह नहीं है, मैं पर्सनली से यूज़ करता हूँ, इसके फीचर्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, इसलिए मैं इस ब्रोकर पे वीडियो बना रहा हूँ। इस ब्रोकर पर मैं पर्सनली ट्रेड भी करता हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको एक चीज़ करनी है, डिस्क्रिप्शन से अपना नया अकाउंट ओपन कराते हो इस फायर्स ब्रोकर में। जाना माना ब्रोकर है, बहुत तगड़ा ब्रोकर है, नए फीचर्स हैं, नए मॉडर्न ज़माने का ये ब्रोकर है, बढ़िया ब्रोकर है, रिलायबल ब्रोकर है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से अकाउंट ओपन कराते हो, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मेरी तरफ से आपको ज़रूर दिए जाएंगे। अब मैंने सब ब्रोकरशिप भी ले रखी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे लिंक से ज्वाइन करते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मेरे लिंक से ज्वाइन करो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सनली पे जाके मुझे मैसेज करो, चैनल पे जाओगे 4 लिंक्स मिल जाएंगी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट करना पर्सनली। कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बताऊंगा। एक बार लिंक से ज्वाइन कर लो, अकाउंट ओपन कर लो, अपना वेरीफाई कर लो, 5-10 मिनट लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रोकर है, कोई मेंटेनेंस वगैरह चार्ज नहीं देना है। मुझे मैसेज कर देना, यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होंगे वो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले अकाउंट ओपन कर लेना। नहीं करना है आपके ऊपर, लेकिन मेरा काम है बताना। और अगर आप करते हो ओपन तो आपको बेनिफिट मिलेंगे, वो आपकी एक अच्छी चीज़ है कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है मेरी तरफ से। अब बढ़ते हैं कि लेवरेज का मतलब क्या है। बेसिकली लेवरेज का मतलब है, देखो अगर मैं रिलायंस को डायरेक्टली यहाँ पे बाय करने जाता हूँ करंट मार्केट प्राइस पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे 500 शेयर्स चाहिए। तो 500 शेयर्स अगर आप देखोगे तो आपको कितने टाइम पे मिल रहे हैं, ओवरनाइट। एक्चुअली ओवरनाइट यहाँ पे आपको पता होगा, मैंने जैसा कि बताया था डिलीवरी होती है, इंट्राडे अलग अलग होती है। तो मैं ओवरनाइट में पे बाय करने जा रहा हूँ तो मुझे 7,35,000 के आसपास का अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा।
इसे मैं कब तक भी होल्ड कर सकता हूँ, मैं 1 साल होल्ड कर सकता हूँ, 1 दिन होल्ड कर सकता हूँ, 10 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 7,35,000। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बाय करता हूँ फ्यूचर्स को। फ्यूचर्स का प्राइस एग्जैक्टली क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर चलता है स्टॉक के स्पॉट प्राइस पे। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्पॉट प्राइस है। अब मैं यहाँ पे अगर आपको सर्च करके दिखाऊँ, रिलायंस पे मैं गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे अपने आप ही आ जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज जनवरी 27। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बाय करूंगा मैं, 500 क्वांटिटीज का लॉट है। अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो 1000, 1500, 2000, मतलब 500 के मल्टीपल्स में ही क्वांटिटी बढ़ रही है। अब आप यहाँ पे अमाउंट देखो, 1,33,000 और वहाँ पे कितना था, 7,35,000। ऑलमोस्ट मुझे 6x का लेवरेज मिला। अब यहाँ से देखो 2 से 3 चीज़ अपने को समझने वाली है। क्या क्या, सबसे पहले तो अपनी समझने वाली चीज़ क्या है, सबसे पहले अपनी चीज़ समझने वाली है लेवरेज, कि मुझे ऑलमोस्ट 6x 7x तक के लेवरेज मिल रहे हैं, कुछ कुछ में मुझे 9x तक का लेवरेज भी मिल जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ क्या हो गई कि मुझे लेवरेज मिल रही है, प्रॉफिट होगा तो भी उसके हिसाब से, लॉस होगा तो भी उसके हिसाब से, वो अपने एनालिसिस के ऊपर होता है। पहली चीज़ तो लेवरेज की ये समझ में आ गई। दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है। अब देखो इसका एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का मतलब हुआ कि अगर मान लो आपने कोई भी शेयर को बाय करा है, रिलायंस को आपने बाय करा, रिलायंस को आपने सेल कर दिया, इसका मतलब क्या है कि आपका इसमें शेयर है, भले वो 0.0000001% शेयर होगा, लेकिन आप शेयर होल्डर हो, आपकी हिस्सेदारी है कंपनी में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केस ठोक दो कंपनी के, मेरा हिस्सा दो कंपनी का, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शेयर मतलब आपकी हिस्सेदारी है, आप कंपनी के मालिकाना हक रखते हो आप शेयर्स में। अगर शेयर खरीद रहे हो, भले बहुत कम पॉइंट्स में हो, 0.00001%, लेकिन यस आपका शेयर है, आपने उस शेयर को बेच दिया, आपका मालिकाना हक कंपनी से चला गया। ये सिंपल सी बात। एक सिंपल बात क्या होती है इसमें, अब मान लो क्योंकि आपका यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा है, आप शेयर हो, आप शेयर होल्डर हो, आप ओनर हो कंपनी के, तो अगर कंपनी अच्छा करती है तो आपको फायदा होगा। कैसे फायदा हो सकता है, एक तो स्टॉक ऊपर जाएगा, तब आपको प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, आपको डिविडेंड इनकम मिल सकती है। अगर कंपनी का ऑल जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं एनुअली क्वार्टरली वो बढ़ते हैं, तो आपको कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कराती है। एक तरीके से जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में खर्च हो जाता है, उसके अलावा जो प्रॉफिट बचता है कंपनी के पास, वो कंपनी डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है कि भाई तुम भी खुश रहो, हमें प्रॉफिट हुआ तो तुम भी खुश रहो क्योंकि तुम भी शेयर होल्डर हो। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रॉफिट्स हो सकते हैं बेसिकली शेयर खरीद कर। ये 2-3 चीज़ें हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे क्या है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, एक आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपका कोई शेयर नहीं है, आपका कोई मतलब आप शेयर होल्डर नहीं हो अभी, आप कोई ओनर नहीं हो कंपनी के भी, आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि अगर कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, कंपनी का शेयर नीचे गया तो आपका लॉस हुआ। और ये होता है मंथली कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ये होता है मंथली कॉन्ट्रैक्ट। कौन से डेट पे होता है, लास्ट डे ऑफ ट्यूसडे। इंडिया में ये क्या होता है, इंडिया में लास्ट डे ऑफ ट्यूसडे, मतलब निफ्टी जो अपना बेंचमार्क इंडेक्स है, निफ्टी की मंथली एक्सपायरी पे सारे स्टॉक की मंथली एक्सपायरी होती है। ये अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात अपने को समझ में आ गई कि भाई इस तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे चीज़ें काम करती हैं। एक बार मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ लीनियरिटी, ये बाद में कॉन्सेप्ट है समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी अपने को क्या समझ में आया, अपने को भी ये समझ में आया कि भाई ये चीज़ इस तरीके से काम करती है फ्यूचर्स, कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करता है। दूसरी बात क्या अपने को समझ में है, दूसरी बात ये समझ में है कि लेवरेज का यहाँ पे बेनिफिट होता है, तो इसीलिए लोग फ्यूचर्स पे करते हैं। सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है, शॉर्ट सेलिंग का। शॉर्ट सेलिंग का फायदा कैसे है उसके बारे में अपन समझते हैं। एक बार मैं यहाँ पर रेड स्केच ले लेता हूँ तो अपने को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा शॉर्ट सेलिंग का फ़ायदा क्या होता है। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। शॉर्ट सेलिंग देखो, यहाँ पे बेसिकली अगर आप ब्रोकर पे दोबारा जाओगे, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ एक बार। अगर हम यहाँ पे गए, ठीक है, एक सेकंड रुकना, क्लोज कर देते हैं। मैं यहाँ पे निफ्टी बेसिकली रिलायंस की फ्यूचर को बाय कर सकता हूँ, ओके कर सकता हूँ। एक बार मैं आपको पहले शेयर लगा के दिखाता हूँ कि रिलायंस का शेयर किस तरीके से चल रहा है। अगर मैं रिलायंस के शेयर पे जाता हूँ तो मैं रिलायंस के शेयर को बाय कर सकता हूँ, इंट्राडे पे बाय कर सकता हूँ, ओवरनाइट भी बाय कर सकता हूँ कि मुझे 10 साल के लिए रिलायंस का, बेसिकली 10 साल तो चलो छोड़ो, बहुत बड़ा पीरियड हो गया, मुझे 5 दिन के लिए रिलायंस का शेयर खरीदना है। मैंने खरीद लिया, यहाँ पे पूरे पैसे दे दिए, कोई लेवरेज वगैरह नहीं मिलेगी, पूरे पैसे मैंने देके खरीद लिया। सेल करने जाऊंगा तो यहाँ पे मैं सिर्फ इंट्राडे में ही सेल कर सकता हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंट्राडे में
आप सेल कर सकते हो, ओवरनाइट आप सेल नहीं कर सकते। ये पहले चलता था बहुत पुराने टाइम पे, लेकिन अब आप इंट्राडे में ही सेल कर सकते हो, ओवरनाइट आप सेल नहीं कर सकते हो। अब मान लो स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है, शेयर गिरा हुआ है, तो आपको क्या, आप पैसा कैसे कमा सकते हो, आप पैसा बेचकर भी कमा सकते हो। मतलब अगर शेयर गिरता है, अगर शेयर डाउन जाता है, तो आपका प्रॉफिट होगा। इस तरीके से भी पैसा कमा सकते हो, उसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। मान लो आपने कोई शेयर 50 रुपये पर खरीदा, 60 रुपये पर बेच दिया, तो ये तो नॉर्मल बाइंग सेलिंग हो गई। 5 दिन के अंदर वो 50 रुपये से 60 रुपये चला गया शेयर, तो क्या हुआ, आपका 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया पर क्वांटिटी। ये सिंपल सी समझ में आ गई। लेकिन अगर आप शॉर्ट सेल कर रहे हो, इसका मतलब मान लो शेयर 100 रुपये पे चल रहा है और वो शेयर 5 दिन के अंदर 80 रुपये पे आ गया, तो आपने यहाँ पे पहले सेल करा था, अब बाय कर लिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका पर क्वांटिटी बेसिकली 20 रुपये पर क्वांटिटी का प्रॉफिट होगा गिरने पर भी, क्योंकि आपने शेयर को सेल करा है, बेचा है अपने शेयर को। अब पहले क्या होता था, पहले ब्रोकर्स बेच देते थे। आपने कई सारी मूवीज़ वगैरह में, वेब सीरीज़ में देखा होगा कि पहले शेयर्स बेच देते थे ब्रोकर किसी भी क्लाइंट के कहने पे। लेकिन उससे क्या हुआ कि शेयर्स फिर पैसे कलेक्ट करना, जो रीपेमेंट होता है, वहाँ से दिक्कतें आने लग गई, तो फिर ये बंद हो गई, ये चीज़ बंद हो गई। अब इंट्राडे में आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर मान लो किसी शेयर में नेगेटिव सेंटिमेंट है, मुझे पता है कि अगले 10 दिन में, 20 दिन में वो शेयर क्या है, 10% डाउन जाएगा, मेरे पास न्यूज़ है, कुछ भी है, मेरा एनालिसिस है कि शेयर 10% डाउन जाएगा, तो मैं उसमें कैसे पैसा कमा सकता हूँ, ना तो बाइंग करके पैसा कमा सकता हूँ, ना मैं उसे बेसिकली बेच सकता हूँ ओवरनाइट। तो उसमें क्या काम आता है, उसमें काम आते हैं आपके फ्यूचर्स। क्योंकि मैंने क्या बताया, फ्यूचर्स में लीनियरिटी होती है। फ्यूचर्स का प्राइस सिमिलर चलता है किसके, स्पॉट प्राइस के। अगर स्पॉट का प्राइस गिरेगा तो फ्यूचर्स का प्राइस गिरेगा, स्पॉट का प्राइस बढ़ेगा तो फ्यूचर्स का प्राइस बढ़ेगा। आपने अभी देखा कि स्पॉट के प्राइस में आप बेच नहीं सकते ओवरनाइट अगर बेचना है, लेकिन यहाँ पे सेल आप कर सकते हो, ओवरनाइट भी आप सेल कर सकते हो। प्लस इसमें बढ़िया चीज़ क्या है कि आपको मार्जिन भी मिल रहा है। तो ये एक चीज़ अपने को समझ में आ गई कि यहाँ पे मार्जिन भी मिल रहा है। तो सबसे दो बड़ी एडवांटेज इसकी क्या है कि आप ओवरनाइट किसी शेयर को बेचना चाहते हो, इसलिए फ्यूचर्स का यूज़ करते हो, या फिर मतलब ये तो यूज़ करते ही हैं। दूसरी बात क्या है कि आपको लेवरेज का बेनिफिट वहाँ पे मिल जाता है, एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं, तो उसके लिए आप फ्यूचर्स का यूज़ करते हो। ठीक है, अपनी दो चीज़ें समझ में आ गई। एक चीज़ आपने इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखी हुई देखी होगी, वो है लॉट साइज। लॉट साइज का मतलब क्या होता है, फ्यूचर्स में एक लिमिटेशन मान लो या फिर एक वो तो अब देखो अपने ऊपर है कि अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हो कि बुरी तरीके से यूज़ कर रहे हो। लॉट साइज क्या होता है, लॉट साइज होता है बेसिकली साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का साइज कितना बड़ा है, और बेसिकली ये फिक्स्ड रहता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि किसी भी स्टॉक का, जैसे रिलायंस का एग्जांपल ले रहे हैं, तो रिलायंस का एक लॉट जो है वो 5,000 शेयर के बराबर है, 5,000 क्वांटिटी के बराबर है फ्यूचर्स प्राइस में, ऑप्शंस प्राइस में। ये लॉट किस में काम आता है, ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस में काम आता है। डिलीवरी में तो आप 15 स्टॉक लेना चाहो तब भी रिलायंस के ले सकते हो, 20 लेना चाहो तब भी ले सकते हो, लेकिन फ्यूचर्स में ऐसा नहीं है, ऑप्शंस में ऐसा नहीं है। आपको इसके या फिर इसके मल्टीपल में ही ट्रेड लेने पड़ेंगे, 500, या फिर आप क्या कर सकते हो, बेसिकली रुपीज़ नहीं, 1,000 क्वांटिटी शेयर कर रहे हो। अब अगर आप मान के चलो, आप अगर आप मान लो 250 शेयर लेना चाहो तो आप नहीं ले सकते, 200 शेयर्स लेना चाहो तो नहीं ले सकते। आप क्या कर सकते हो, सिर्फ 500 के मल्टीप्लाइंग में ही यहाँ पे लॉट के, जो अपना लॉट फिक्स्ड है 500 क्वांटिटी का, उसके ही मल्टीप्लाई में यहाँ पे शेयर्स ले सकते हो। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने रिलायंस का एग्जाम्पल दिया, अलग अलग सबके अलग अलग वो होते हैं। जैसे RIL यहाँ पे रिलायंस लिख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, 500 क्वांटिटी का लॉट साइज है। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो निफ्टी का कितने का लॉट साइज है, निफ्टी का लॉट, ये सारी चीज़ें लॉट वगैरह चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, SEBI NSE BSE सब मिलके चेंज करते रहते हैं, तो वो अपडेट होते रहते हैं, कुछ मंथ्स में, कुछ क्वार्टर्स में, कुछ ईयर्स में। तो अभी निफ्टी का फिलहाल 65 क्वांटिटी का चल रहा है। बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी 30 क्वांटिटीज़। सेंसेक्स की बात करता हूँ तो सेंसेक्स का 20 क्वांटिटीज़। इसका मतलब क्या है, बैंक निफ्टी का अगर आपको ट्रेड करना है तो आप 30 क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लाई में ही कर सकते हो। 30 क्वांटिटीज़ ले ली, 60 क्वांटिटीज़ ले ली, 90 क्वांटिटीज़ ले ली, 150 क्वांटिटीज़ ले ली। ऐसा नहीं है कि आप 95 क्वांटिटीज़ ले लो, नहीं, वो पॉसिबल नहीं होगा। 65 के ही मल्टीपल में आप निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आपने 150 क्वांटिटीज़ ले ली, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये समझ में आ गई। तो सिंपल सी अपने को क्या चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पे, अपने बेनिफिट क्या क्या है, एक तो लेवरेज का बेनिफिट है, प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। दूसरा एक
एड लिमिटेशन मान सकते हैं या फिर एक नोट पॉइंट मान के कर लो कि इसमें लॉट साइज मैटर करता है। लॉट साइज ऐसा नहीं है कि आप किसी भी अमाउंट में किसी भी क्वांटिटी में खरीद लो या बेच दो। अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की पार्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ, आपको किसी स्पेसिफिक रहना पड़ेगा किसी भी क्वांटिटी से रिलेटेड। ठीक है, एक चीज़ अपने को ये चीज़ समझ में आ गई, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या आती है, एक चीज़ आपने और नोट करी होगी कि यहाँ पे अगर आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो तो आप निफ्टी को डायरेक्टली बाय या सेल नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं वापस ब्रोकर पे जाता हूँ, क्रोम पे जाता हूँ अपने ब्रोकर पे, तो आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने निफ्टी का चार्ट खोला, तो मैं निफ्टी को डायरेक्ट बाय या सेल नहीं कर सकता। इंडाइसेस आर नॉट ट्रेडेबल। इंडाइस जो होते हैं, इंडेक्स जो होता है अपना निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, जो भी इंडेक्स है वो ट्रेड नहीं कर सकते। या तो आप इनके ईटीएफ में बाइंग या सेलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर प्राइस में ही बेसिकली अपनी बाइंग या सेलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, निफ्टी का जनवरी का फ्यूचर। अब यहाँ पे मैं अगर फ्यूचर्स वाले सेक्शन पे जाता हूँ स्पेसिफिकली, तो अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि निफ्टी का आप 27 जनवरी का फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हो, फरवरी का फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, मार्च का फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। तो मंथली बेसिस पे अपनी अलग अलग एक्सपायरीज हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, सेंसेक्स में, मिड कैप निफ्टी में, अलग अलग इंडेक्स में अपनी मंथली एक्सपायरीज है। तो अगर आपको निफ्टी को खरीदना है डायरेक्टली, आपको लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, तो फिर आप निफ्टी को डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, आप निफ्टी के फ्यूचर्स को खरीदोगे। आपको अगर लग रहा है निफ्टी यहाँ से गिरेगा, तो आप निफ्टी के बेसिकली निफ्टी को डायरेक्ट नहीं बेच सकते, आप निफ्टी के फ्यूचर्स को ही बेचना पड़ेगा अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से नीचे जाएगा। तो इस तरीके से फ्यूचर्स वर्क करते हैं। तो फ्यूचर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि डायरेक्ट कोरिलेशन है किससे, किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक से या फिर किसी भी पार्टिकुलर इंडेक्स से। ठीक है, तो ये फ्यूचर्स इसलिए काम आते हैं। समझ में आ गया कि फ्यूचर्स क्यों काम आते हैं? बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, दोबारा डाउट पूछ लेना, दोबारा बता दूंगा। ओके, अब लोगों का एक डाउट क्या आता है, लोगों का एक डाउट आता है कि हम ओपनिंग पे डेली इंट्राडे भी तो कर सकते हैं। जैसे मान लो इंट्राडे में तो शॉर्ट सेलिंग अवेलेबल होती है। तो जैसे मान लो रिलायंस का मैंने कोई शेयर लिया, यहाँ पे मैंने आज इंट्राडे कर दिया, आज बेच दिया, आज बुकआउट कर लिया, फिर कल बेच दूंगा इंट्राडे, फिर बुकआउट कर लूंगा, फिर परसों बेच दूंगा, फिर इंट्राडे बुकआउट कर लूंगा। तो उससे आपको मार्जिन भी मिल जाता है, सब कुछ आपका हल हो जाता है, क्योंकि इंट्राडे में आपको ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर्स में 5x मार्जिन मिलती है, जो कि फ्यूचर्स की कमी पूरी करती है। दूसरी क्या कि आप उसे आगे तक ट्रेड कर सकते हो, कल भी ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे, परसों भी ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे। तो उससे भी आपकी जो एक प्रॉब्लम थी ओवरनाइट कैरी करने की, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाती है। तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ओपनिंग भी तो मैटर करती है। मान लो निफ्टी आज 50 पॉइंट ऊपर, अगर मान लो निफ्टी आज 100 पॉइंट्स प्लस खोला, तो अगर हम निफ्टी की बात नहीं करते, किसी स्टॉक की बात करते हैं, एग्जांपल के लिए रिलायंस लेते हैं, रिलायंस जो है 50 पॉइंट्स नेगेटिव खुला, तो आप उसे इंट्राडे में ही बेच सकते हो, 9:15 के बाद ही बेच सकते हो। जो गैप डाउन ओपनिंग है 50 पॉइंट्स, उसे कैसे कवर करोगे? समझ में आया? जैसे मान लो 1500 के आसपास जो रिलायंस था वो चल रहा था, आपने उसे बेच दिया, 1450 तक प्राइस चला गया, आपका 50 रुपये का इंट्राडे में प्रॉफिट हो गया, 50 रुपये का आपका फ्यूचर्स में भी प्रॉफिट हो जाता, वो बराबर ही बात रहती। ठीक है, फ्यूचर्स में थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे चलता है, एग्जैक्ट 1500 प्राइस नहीं चलता, अलग अलग मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स का अलग अलग प्राइस चलता है। तो मान लो 50-60 रुपये का आपका यहाँ पे निफ्टी में प्रॉफिट हो गया, बेसिकली रिलायंस के स्टॉक में प्रॉफिट हो गया, और इंट्राडे आप करते तब भी आपका 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता पर लॉट। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि जब आज की क्लोजिंग होगी 330 पे और जब कल ओपन होगा रिलायंस, तो मान लो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्टॉक जो है वो खुला ही 1400 पे, तो यहाँ पे आप इंट्राडे करोगे तो आपको क्या पता नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आपने 50 पॉइंट्स का गैप छोड़ दिया, जो -50 पॉइंट्स गैप डाउन ओपनिंग हुई है, वो कैसे ट्रेड करोगे? वो आपका कहीं ना कहीं क्या है, वो आपका कहीं ना कहीं लॉस है एक तरीके का, जो आपने 50 पॉइंट्स छोड़ दिए। तो उसको कवर अप करने के लिए फ्यूचर्स काम आता है। समझ में आया कि जो गैप ओपनिंग है वो भी फ्यूचर्स कवर अप करता है। क्यों? क्योंकि आप उसे ओवरनाइट होल्ड करके जा रहे हो। आप इंट्राडे वाले को ओवरनाइट होल्ड करके नहीं जा रहे हो कि कल वो माइनस में खोलेगा तो आपका स्टॉक भी माइनस में आए, आप उसे होल्ड करके नहीं जा रहे, लेकिन आप फ्यूचर्स को होल्ड करके जा सकते हो ओवरनाइट। तो वो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए जो बेसिकली अपना फ्यूचर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी काम के रहते हैं, काफ़ी एक बढ़िया एडवांटेज प्रोवाइड कराते हैं किसी भी ट्रेडर को। लेकिन फ्यूचर्स की ट्रेडिंग में पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। आपको रिस्क किस तरीके से मैनेज करना है वो भी पता होना चाहिए। तो आपको जो रिस्क मैनेज करना पड़ेगा वो आपको ओवरऑल क्वांटिटी, ओवरऑल लॉट्स के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। जैसे अगर 500 क्वांटिटीज़ का लॉट है रिलायंस का, तो फिर आपको रिस्क भी उसके हिसाब से ही मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर परसेंटेज वाइज सिर्फ मान लो अपने कैपिटल के ऊपर रिस्क कैलकुलेट करोगे, जैसे मान लो आपका जो कैपिटल डिप्लॉय है 1 लाख, फ्यूचर्स आपके है 7 लाख का, 7x का आपको मार्जिन मिल गया,
तो अगर आप इसके हिसाब से 10% निकालोगे तो आपका 10,000 रुपये का यहाँ पे लॉस बैठ रहा है, 10% लॉस बुक कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप इसके 10% दोगे तो वो इसका 70,000 हुआ। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका -70,000 ही लॉस होगा, क्योंकि जो प्राइस का मूवमेंट है वो आपके अमाउंट की वजह से नहीं है, वो आपके अमाउंट के हिसाब से नहीं है, वो फ्यूचर्स के अमाउंट, वो जो आपने लेवरेज लिया हुआ है ओवरऑल अमाउंट के हिसाब से। तो आपको जो रिस्क लेना पड़ेगा वो भी आपको ओवरऑल अमाउंट के हिसाब से लेना पड़ेगा, जो आपका प्रॉफिट होगा वो भी आपको ओवरऑल अमाउंट के हिसाब से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक चीज़ इसमें ज़रूर ध्यान रखना कि ओवरऑल अमाउंट कितना लग रहा है, ओवरऑल अमाउंट आपका डिप्लॉय कितना हो रहा है, ब्रोकर के जो मार्जिन है उसको मिला के, जो लेवरेज दिया हुआ है उसको मिला के, प्लस आपका लेवरेज कितना है, ओवरऑल मार्जिन को इंक्लूड करोगे तब आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और आपका रिस्क भी वेल मैनेज्ड रहेगा। तो उस चीज़ को मत भूलना, क्योंकि रिस्क इसमें बहुत इसलिए ज़्यादा होता है, लोग इसलिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लॉस में जाते हैं क्योंकि वो रिस्क को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो ग्रीड के चक्कर में प्रॉपर मैक्सिमम क्वांटिटी लेके बाइंग या सेलिंग करते हैं, फिर कहीं ना कहीं उन्हें लॉस देखने को मिलता है। फिर उनका जो शॉर्ट फॉल हो जाता है, शॉर्ट फॉल मतलब होता है कि आपने मार्जिन पे तो ट्रेड ले लिया, अब मार्जिन पे ट्रेड लेने के बाद जब आपके ब्रोकर में पैसे ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली लिक्विडेट कर देता है, पर सडन कई बार अगर लिक्विडेट नहीं होता है तो फिर आपका बैलेंस नेगेटिव में शो होने लगता है, और वो आपको फुलफिल करने के लिए अपना जो एक्स्ट्रा कैश है वो ऐड करना पड़ता है, तो वो होता है मार्जिन शॉर्टफॉल। तो कहीं ना कहीं उससे बचने के लिए आपको रिस्क अपना प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा, तभी आप आगे की तरफ फ्यूचर्स में थोड़ा सा सक्सेसफुल हो पाओगे। अब अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस में देखो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को ही ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स को कम लोग ट्रेड करते हैं। क्यों? इसका रीज़न क्या है कि इसमें आपको बहुत कम मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है। कई कई जगह पे आप क्या होता है 2-2 हज़ार रुपये से भी ट्रेड कर सकते हो, तो जिनमें मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत कम होती है, इसलिए ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ऑप्शंस में ही ट्रेड करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि असली में ऑप्शंस अगर आप देखोगे जो बुक्स में बताया जाता है, ऑप्शंस असली में ट्रेड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऑप्शंस असली में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब हेजिंग क्या होता है, हेजिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो स्ट्रेटेजी है अलग अलग, तो उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन हेजिंग क्या होता है, कवरिंग ऑफ लॉस, कवरिंग ऑफ लॉस मतलब मिनिमम लॉस आपका हो उसको कहते हैं हेजिंग। एग्जांपल के लिए लेते हैं कि अगर मान लो निफ्टी है, निफ्टी का मैंने फ्यूचर यहाँ पे लॉन्ग कर दिया है, मुझे लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो फ्यूचर लॉन्ग कर दिया, लेकिन मैंने माइनस, अगर मैंने जो पुट है बेसिकली ऑप्शंस के बेसिस पे मैंने क्या कर दिया, निफ्टी को शॉर्ट कर दिया है, तो क्योंकि यहाँ पे मार्जिन बहुत कम है ऑप्शंस में, तो अगर ये माइनस भी हो जाएगा, जीरो भी हो जाएगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फ्यूचर्स ऊपर जाता है तो ऑप्शंस जीरो हो जाएगा, फ्यूचर्स नीचे जाता है तो ये ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी, तो ओवरऑल मेरा जो लॉस है वो कवर्ड है, वो किसी से हेज्ड है, वो किसी से प्रोटेक्टेड है। तो इसे कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ योर पोजीशन, उसे कहते हैं हम हेजिंग। नेकेड पोजीशन आपकी नहीं है। समझ में आ गया? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, आगे कोर्स में समझ में आ जाएगा। ये ज़्यादातर बेसिकली निफ्टी, बैंक निफ्टी और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही काम आता है कि हेजिंग किस तरीके से करते हैं, तो उसके बारे में अपन आगे थोड़ा बहुत देखेंगे। लेकिन ऑप्शंस की पार्टिकुलर अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शंस क्या चीज़ है, ऑप्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ग्रीक्स काम आते हैं, ऑप्शन चेन काम आती है, ओवाई डेटा काम आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक एक करके हम समझेंगे। तो अगला पार्ट डेडिकेटेड रहेगा पूरा ऑप्शंस के ऊपर, या फिर अगला पार्ट देखो मैं श्योरिटी नहीं दे सकता, अगला पार्ट हो सकता है फ्यूचर्स के ऊपर डेडिकेटेड रहे। तो जिसके ऊपर भी वो रहेगा पार्ट, बहुत मजा उस वीडियो में आने वाला है, पेशेंटली उस वीडियो को भी देखना। फिलहाल मैं बात करता हूँ ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शन चेन होती है, ऑप्शंस के दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सबसे पहले तो मैं वो बताना चाहूँगा। चलो सबसे पहले काम करते हैं कि ऑप्शंस के बारे में ही समझ लेते हैं कि ऑप्शंस होता क्या है। ऑप्शंस एक तरीके की बैट है। किस तरीके की बैट? देखो फ्यूचर्स में आप क्या कर रहे थे, एग्जांपल लेता हूँ अगर मैं निफ्टी का, तो आप चलो निफ्टी का एग्जांपल क्या लेना, मैं अगर रिलायंस का ही एग्जांपल लेता हुआ आया हूँ तो रिलायंस का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ऑप्शंस में आप क्या कर बेसिकली फ्यूचर्स में आप क्या कर रहे थे कि रिलायंस ऊपर जाएगा तो आपने फ्यूचर्स खरीद लिए, रिलायंस नीचे जाएगा तो आपने फ्यूचर्स को बेच दिया, या फ्यूचर्स में कर रहे थे। इसमें क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस होती हैं, अलग अलग पोजीशंस होती हैं। अगर मान लो 1500 जैसे मैंने एग्जांपल में लिया था, तो यहाँ पे रिलायंस चल रहा था, अब उसके 2020 के गैप में, अब अलग अलग गैप हो सकता है किसी इंडेक्स में 50 पॉइंट्स का गैप, जैसे निफ्टी में 50 पॉइंट्स का गैप होता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो हर 100 पॉइंट पे गैप होता है स्ट्राइक प्राइस का। अलग अलग स्टॉक में अलग अलग गैप, रिलायंस की बात करूँ तो 20 पॉइंट्स में गैप होता है। तो जैसे मान लो यहाँ पे 1500 है, यहाँ पे 1520 होगा, यहाँ पे 1540 होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, थोड़ा सा और 20 रुपये कम, 1480 होगा, यहाँ पे 1450 होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ऑप्शन चेन होती है, ऑप्शन चेन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑप्शन चेन होती है। अब यहाँ पे आप क्या बैट कर रहे हो, मान लो अभी करंट जो स्ट्राइक प्राइस है, करंट जो
रिलायंस चल रहा है वो चल रहा है 1500 पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट प्राइस जो है वो रिलायंस का 1500 है। अब आपने मान लो 1540 का कॉल खरीदा है, आपने 1514 का कॉल खरीदा है, इसका मतलब आप बेट लगा रहे हो कि रिलायंस जो है वो यहाँ से अपसाइड मोमेंटम ही क्रिएट करेगा और ये इसके आसपास जो है रिलायंस का प्राइस जाएगा या फिर इससे ऊपर रिलायंस का प्राइस जाएगा। ठीक है, आपको लगता है कि 1500 से 1540 की तरफ रिलायंस का प्राइस आ सकता है। एक चीज़ समझ में आ गई। अगर मान लो मैं 1450 पे जाता हूँ तो सिंपल सी बात दिख रही है कि मैं पे पुट खरीदूंगा और ये देखूंगा कि रिलायंस का प्राइस जो है वो इतना नीचे की तरफ जा सकता है। पहले रिलायंस का प्राइस जो था ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन चेन इसी तरीके से काम करती है, उल्टा काम करती है। ये एरो देख के अभी मैं समझना कि मैं नीचे की बात कर रहा हूँ। 1500 से 1540 की तरफ प्राइस जाएगा, इसका मतलब रिलायंस ऊपर जा सकता है। 1500 से 1450 की तरफ अगर रिलायंस जाएगा तो इसका मतलब मैं ये बैट लगा रहा हूँ कि रिलायंस का जो प्राइस है वो नीचे की तरफ जा सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शन चेन काम करती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक चीज़ जो की पॉइंट देखने को मिला वो ये पॉइंट देखने को मिला कि जो एफ एंड ओ है वो किस लिए काम आता है, वो ट्रेडेबल, वो ट्रेड के लिए काम आता है। ट्रेड मतलब किस तरीके से आप अपसाइड भी ट्रेड कर सकते हो, आप डाउन साइड भी ट्रेड कर सकते हो। जबकि आप डायरेक्ट स्टॉक में अगर डिलीवरी पे कोई स्टॉक खरीदते हो तो आप बिल्कुल भी सेलिंग नहीं कर सकते, किसी भी स्टॉक में किसी भी इंडेक्स में डायरेक्ट सेलिंग पोजीशन नहीं क्रिएट कर सकते। लेकिन क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तब आपको पैसा बनाना है तो फिर आप इस गिरावट में भी पैसा बना सकते हो और यहाँ पे सेलिंग करके भी पैसा बना सकते हो। किस तरीके से सेलिंग कर सकते हैं, या तो फ्यूचर्स में सेल कर दो डायरेक्ट या फिर ऑप्शंस में सेल कर दो। ऑप्शंस में सेल कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ऑप्शन सेलिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, प्लस ऑप्शंस में किसी स्टॉक को या फिर किसी इंडेक्स को सेल करना एक अलग बात है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इस कोर्स में बने रहोगे तो आपको सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। एक होता है कॉल, सीई से डिनोट करते हैं, कई जगह पर सी लिखा रहता है। एक होता है पुट। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं क्या है। कॉल का मतलब क्या होता है, अपसाइड मूवमेंट। पुट का मतलब क्या होता है, पुट का मतलब क्या होता है, डाउन साइड मूवमेंट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मान लो मैं निफ्टी की बात करता हूँ, यहाँ पे निफ्टी की बात करता हूँ, अभी आपको ऑप्शन चेन दिखाऊंगा चार्ट पे जाके तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। लेकिन ऑप्शन चेन वर्क किस तरीके से करती है वो आपको अगली वीडियो में ही जानना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शंस क्या होते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहो। निफ्टी अगर मान लो ऊपर जा रहा है तो मैं यहाँ पे या तो फ्यूचर्स को बाय कर सकता हूँ, या तो मैं फ्यूचर्स को बाय कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास दूसरा तरीका क्या है कि मैं कॉल को बाय कर सकता हूँ। यहाँ से कॉल को बाय कर सकता हूँ। अब कॉल कौन सी बाय करूंगा, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं निफ्टी 26,000 पे चल रही है तो यहाँ पे क्या प्रीमियम्स होंगे 26,000। स्ट्राइक प्राइस कौन सी होगी 26,050, 26,100 और आगे की तरफ 100 पॉइंट में चलती हुई। ठीक है, इसमें क्या स्ट्राइक प्राइसेस होंगी, इसमें अलग स्ट्राइक प्राइसेस होंगी 25,950, 25,900 और ऊपर की जो बेसिकली नीचे की स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो चलती हुई होंगी। तो मैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी ऊपर जाएगा। तो मान लो 26,000 पे अभी निफ्टी चल रही है, ये करंट स्ट्राइक प्राइस है। जो भी होती है ये सारी स्ट्राइक प्राइसेस ही है, ऐसा नहीं है कि करंट प्राइस को स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ये अलग स्ट्राइक प्राइस है, ये अलग स्ट्राइक प्राइस है, ये अलग स्ट्राइक प्राइस है, ये अलग स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पे होती है कॉल की सारी ऑप्शंस, यहाँ पे होती है पुट की सारी ऑप्शंस। आपके हिसाब से सूटेबल कौन सी है आप उसको ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, सस्ती ऑप्शंस को बेनिफिट देते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि सस्ती ऑप्शंस को बेनिफिट देना क्यों यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत होता है। क्योंकि वो कैलकुलेटेड रिस्क है, वो बेसिकली रिस्क से मतलब है कैलकुलेटेड एक अमाउंट है। अब वो कैलकुलेट किससे होता है, ग्रीक से, थीटा गामा, ये सारी डिके वगैरह जो रहते हैं, अल्फा, सारी चीज़ें जो ग्रीक्स होते हैं वो काम करते हैं कि ऑप्शन किस तरीके से मूव करेगा। एक पॉइंट मैं इस वीडियो में और बताऊंगा तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे या तो मैं फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकता हूँ या फिर कॉल को बाय कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मान लो मैंने 26,100 की यहाँ पे कॉल बाय कर ली, तो यहाँ पे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा अपनी रफ्तार से, उसके करेस्पॉन्डिंग जो है वो अपना जो प्रीमियम है वो बढ़ता हुआ जाएगा। अब एक चीज़ इसमें नोट डाउन करने वाली क्या है, एक चीज़ इसमें नोट डाउन करने वाली ये है कि देखो फ्यूचर्स का मैंने आपको क्या बताया था, फ्यूचर्स का मैंने प्राइस बताया था। जैसे अगर मान लो निफ्टी इस पेस से ऊपर जा रहा है तो फ्यूचर्स भी जनरली क्या होता है, इस पेस से ऊपर जाता है। लेकिन ऑप्शंस में आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शंस में ज़रूरी नहीं है वो इस पेस से ऊपर जाए। ऑप्शंस में हो सकता है वो इस पेस से ऊपर जाए, धीरे धीरे ऊपर जाए, या फिर हो सकता है अगर निफ्टी में एक शार्प मोमेंटम आ रहा है, एक कैंडल आ रही है, तो फिर ऑप्शंस आपको पैराबोलिकली ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। तो इस चीज़ से क्या समझ में आ रहा है कि अगर मुझे
स्लो मोमेंटम को ट्रेड करना है तो मैं फ्यूचर्स की तरफ जाऊंगा, पर अगर कोई फास्ट मोमेंटम आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस की तरफ जा सकता हूँ। क्योंकि ऑप्शंस के लिए क्या चाहिए, फ्यूचर्स के लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए, अपनी डायरेक्शन में मूवमेंट चाहिए। आपकी डायरेक्शन में मूवमेंट होता है तो आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो। ऑप्शंस में आपको मूवमेंट भी चाहिए, प्लस क्या चाहिए, आपको यहाँ पे स्पीड भी चाहिए। आपको डायरेक्शन तो चाहिए, आपको मूवमेंट तो चाहिए अपने डायरेक्शन में, लेकिन आपको स्पीड भी चाहिए। आपको जो टाइम है उससे भी कहीं ना कहीं रिलेट करना पड़ेगा। अगर धीरे धीरे मोमेंटम आ रहा है, निफ्टी धीरे धीरे जा रहा है, तो हो सकता है आपको ऑप्शन जो है वो साइडवेज ही रह जाए। क्योंकि ऑप्शंस की एक्सपायरी जो होती है वो वीकली भी होती है निफ्टी में, अलग अलग जगह। ऑप्शंस की एक्सपायरी देखो, अगर मैं बताऊं तो निफ्टी में और सेंसेक्स में ऑप्शंस की एक्सपायरी कैसी होती है, ऑप्शंस की एक्सपायरी वीकली भी होती है, मंथली भी होती है। लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी एक्सपायरी जो होती है वो मंथली बेसिस पर ही होती है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ऑप्शंस जो होते हैं वो प्रीमियम्स में बहुत ज़्यादा स्पाइक आता है तेज़ी से। वो सारी चीज़ें हम इस कोर्स में आगे समझते हुए चलेंगे। जब आप बैक टेस्टिंग करोगे तब आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। तो डायरेक्ट मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ कि ऑप्शन चेन क्या होती है, किस तरीके से ऑप्शन चेन वर्क करती है। अगर मैं मान लो निफ्टी की ऑप्शन चेन खोलता हूँ तो इस ब्रोकर पे आप अपने फायर्स ब्रोकर पे जाओगे, ऑप्शन चेन का क्लिक करोगे तो आपको पे लाइव ऑप्शन चेन चलती है मिल जाएगी। तो सबसे पहले मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन पे देखना है। तो अभी करंट स्ट्राइक प्राइस कौन सा चल रहा है, 25,900 का। यहाँ पे आपकी होती है सारी कॉल की पोजीशन, बेसिकली अपनी कॉल की जो भी आपकी प्रीमियम्स हैं, यहाँ पे कॉल्स लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके होते हैं पुट के प्रीमियम्स, जो भी आपके पुट के प्रीमियम्स हैं। तो यहाँ पे आपको देखो प्राइस दिख रही होगी, अलग अलग प्राइस। अब यहाँ पे अगर आप 65 का मल्टीप्लायर ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक एडवांटेज क्या मिलेगी कि डायरेक्ट अमाउंट लिखा रहा है कि आपको इतना रुपये लगाना है और यहाँ पे आपका ये वाला प्रीमियम खरीद जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 65 वाला बंद करता हूँ, 65 क्या है लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो 65 का लॉट होता है ना, तो जैसे मान लो अगर आपका 50 रुपये का प्रीमियम है तो आपको टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, 15 × 65, जितना भी आएगा आपको उतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे अमाउंट लिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे इस ब्रोकर पे, तो आपको प्रीमियम्स का मूवमेंट दिखाई दे जाएगा, प्रीमियम्स का प्राइस दिखाई दे जाएगा। तो जैसे मान लो 26, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो है मार्केट बुलिश हो सकता है, तो मैं ऐसे कॉल खरीदूंगा। कॉल बहुत सारी हैं, कौन सी कॉल खरीदूंगा, यहाँ से मैं कॉल खरीदूंगा अपनी कौन सी, मान लो मैं 52 रुपीज़ वाली कॉल खरीद लेता हूँ। तो मुझे कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 52 × 65, इतना मुझे अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। फिर ये मेरा प्रीमियम अलग तरीके से बिहेव करेगा। अगर निफ्टी शार्प अपसाइड मोमेंटम दिखाता है तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। और अगर जब भी अगर मान लो 52 से अगर मान लो कितना ऊपर चला गया, 52 से मान लो मुझे 80 चला गया, तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा, 80 पे मान लो मैंने एग्जिट कर दिया, 52 पे मैंने खरीदा था, प्लस 65 क्वांटिटी मेरी थी, तो इतना जो भी कुछ होगा मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब ऑलमोस्ट 28 पॉइंट्स का मुझे प्रीमियम मिला, 65 मेरे पास क्वांटिटीज थी, तो इतना मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से प्रीमियम्स मूव करते हैं। अगर मान लो मेरे को पुट खरीदना है, मेरे को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं इनमें से कोई भी पुट खरीद सकता हूँ। लेकिन ये डिपेंड करता है किस पे, IV कितना है, प्लस इसका थीटा डेके कितना है। थीटा डेके पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, जो भी कुछ होता है अल्फा गामा क्या क्या इसके ग्रीक्स हैं, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो वो हम अगली या फिर नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि ऑप्शन प्रीमियम्स किस तरीके से डिफाइन करे जाते हैं, ऑप्शन प्रीमियम्स सेलेक्टिवली किस तरीके से डिसाइड करा जाता है कि कौन सा प्रीमियम बेस्ट है। अब इसमें थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, हालांकि अगली वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। ये स्ट्राइक प्राइस जो चल रही है, करंट स्ट्राइक प्राइस, इसका जो प्रीमियम है अभी यहाँ पे, इनको हम कहते हैं ATM, एट द मनी। मतलब मनी एट द मनी, मतलब अभी प्राइस पर जो है, एट द मनी का नाम से समझ में आ रहा है, एट द मनी, मनी के ऊपर, अभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो भी प्रीमियम चल रहे हैं वो एट द मनी। कॉल के प्रीमियम जो अंदर है, मतलब इसके ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, इन प्राइसेस के ऊपर ही प्राइस चल रहा है, तो इनको हम कहेंगे ITM, इन द मनी प्रीमियम्स। ऐसे ही इन प्राइसेस के ऊपर प्रीमियम इन प्राइसेस के नीचे ऑलरेडी प्राइस जा चुका है, ये जो 26,050 के नीचे ये प्राइस, तो यहाँ पे ITM कौन से होंगे, इन द मनी प्रीमियम्स कौन से होंगे, पुट के। ये कॉल के इन द मनी प्रीमियम्स हैं, ये पुट के इन द मनी प्रीमियम्स हैं। OTM मतलब क्या होता है, बाहर वाले प्रीमियम्स, जो सस्ते प्रीमियम्स हैं, मतलब प्राइस आना बाकी है, तो इसके ऊपर प्राइस आना भी बाकी है, तो ये OTM होगा किसके, ये OTM होगा अभी कॉल के, इनके प्राइस अभी नीचे आना बाकी है, तो आउट ऑफ द मनी, मतलब ये मनी के बाहर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पुट के आउट ऑफ द मनी हो गए। नहीं समझ में आ रहा होगा इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी क्या होता है, सब कुछ हम आगे वाले पार्ट्स में समझेंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। प्रीमियम्स का मतलब तो समझ में आ गया ना, प्रीमियम्स किस तरीके से पे करने हैं, कि अगर आपको लग रहा है यहाँ पे ऊपर जाएगा तो आप कॉल खरीद सकते हो, आपको लग रहा है नीचे जाएगा तो आप पुट खरीद सकते हो। अब आपको अगर लग रहा है कि बेसिकली ऊपर जाएगा या फिर इस लेवल से नीचे नहीं जाएगा, तो पुट सेल भी कर सकते हो।
वो सारी चीज़ें हम समझेंगे कि ऑप्शन सेलिंग किस तरीके से होती है और वो क्यों बेनिफिट आपको देती है। बड़े प्लेयर्स हमेशा ऑप्शन सेल करके पैसा कमाते हैं, इंस्टीट्यूशंस। वो भी आपको मैं सारी चीज़ें इस पूरे कोर्स में बताऊंगा, एक करके अलग से डेडिकेटेड वीडियो रहेगा, तो सब कुछ हम उस वीडियो में जानेंगे। लेकिन ऑप्शंस का आज हमने क्या क्या सीखा, फ्यूचर्स सीखा, ऑप्शन सीखा, सब कुछ हमने A to Z डिटेल में सीख लिया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में। अब एक चीज़ अगर मैं बताना चाहूँ, एक डिफरेंस बताना चाहूँ, अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई आप मुझे एक बार डिफरेंस बताओ, एक डिफरेंस बताओ कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि फ्यूचर्स में भी हम बाइंग या सेलिंग ही कर रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, बाइंग भी कर सकते हैं, डायरेक्टली निफ्टी में इन्वॉल्व होकर, मतलब इन निफ्टी को खरीद नहीं सकते डायरेक्ट या बेच नहीं सकते, निफ्टी के फ्यूचर से कोई बाइंग या सेलिंग कर लो। निफ्टी की हम ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं, बाइंग या सेलिंग करके, कॉल खरीद लिया, पुट खरीद लिया। तो वह डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है यहाँ पे लीनियरिटी का। डिफरेंस किसका है? डिफरेंस है यहाँ पे लीनियरिटी का। लीनियरिटी मतलब क्या होता है भाई? लीनियरिटी मतलब है कि वही जो मैंने बताया, अगर निफ्टी का प्राइस इस पेस से ऊपर जा रहा है तो फ्यूचर्स का प्राइस भी इस पेस से ऊपर जाएगा। इसका मतलब फ्यूचर्स में लीनियरिटी है स्पॉट प्राइस का कंपेयर करते हुए। लेकिन ऑप्शंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शंस में लीनियरिटी नहीं है। हो सकता है आपका ऑप्शंस इस तरीके से ऊपर जाए, अगर आपका निफ्टी जो है वो 100 पॉइंट्स ऊपर जा रहा है तो आपका फ्यूचर्स है वो भी 100 या फिर 110 या फिर 90 पॉइंट्स तक का आपका जो बेसिकली फ्यूचर प्राइस है वो ऊपर जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं लीनियरिटी है, वो मतलब एक तरीके से पैरेलल मूव कर रहा है। लेकिन हो सकता है आपका जो ऑप्शन है वो 40-50 पॉइंट्स ही यहाँ पे अप जाए, कुछ ऑप्शन हो सकता है 10 पॉइंट अप जाए, कुछ ऑप्शन हो सकता है 70 पॉइंट अप जाए। तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करने के ऊपर होता है कि अपने ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करा है। आईटीएम सेलेक्ट करा है तो ज़्यादा मूवमेंट आएगी, ओटीएम सेलेक्ट एटीएम सेलेक्ट करा है, एट द मनी सेलेक्ट करा है तो एवरेज मूवमेंट आएगी 50% का मूवमेंट। और अगर आपने आउट ऑफ द मनी सेलेक्ट करा है तो बहुत कम मूवमेंट आएगी। तो वो सारी चीज़ें नॉन लीनियरिटी दिखाती हैं ऑप्शंस में, अगर आप कंपेयर करते हो स्पॉट प्राइस से। तो किस तरीके से ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं, क्या ऑप्शंस होते हैं, फ्यूचर्स किस तरीके से, स्ट्रेटजीज क्या है फ्यूचर ट्रेड करने की, सब कुछ एक एक करके हम अगले एपिसोड्स में बात करेंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको पूरा इंट्रोडक्शन कैसा लगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। काफ़ी सारी चीज़ समझ में आई हूँ तो डेफिनेटली कमेंट में अप्रिशिएट ज़रूर करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर करना, मैं जल्द से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में। इसी वीकेंड आएगा सैटरडे संडे को। तब तक के लिए वीडियो पे बने चैनल पे बने रहना, अगली वीडियोस देखते रहो। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।